फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे एक बहुत ही जिसे कहें कि लीक से हटके, लेकिन यूपी के लिए बहुत ही मौजूद विषय। यूपी में काबा, नेहा सिंह जो यंग गीतकार है, मैं उसके बारे में निजी तौर पर ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो कुछ उसके गाने जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जो मैंने कल सुने, उससे मुझे लगा कि नेहा सिंह के बारे में बातचीत की जानी चाहिए और नेहा सिंह के बहाने उस जैनर पर बातचीत की जानी चाहिए जिस नए जैनर को नेहा सिंह लिख रही है। नेहा सिंह के गाने ने यूपी में काबा, उसके पहले वो बिहार में काबा, और भी कई गाने हैं उनके जो कि बहुत ही इलेक्शन के टाइम पर आए और इलेक्शन में बहुत ही पॉलिटिकल हस्तक्षेप किया है उन्होंने, और बहुत ही शानदार गाने आए हैं वो। कुछ लोगों के लिए ये जो इस तरह की जो कविता है वो एक तरह से फूहड़ कविता लग सकती है, लेकिन मैं अपने यंग दिनों को याद करता हूँ जबकि उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर मथुरा में जब मैं रहता था तो इलेक्शन के टाइम पर बाकायदा विभिन्न जो राजनीतिक दल हुआ करते थे उनके कवि और उनकी टोलियां सड़कों पर निकलती थी और बाकायदा जगह जगह कविताओं में अपने अपने दल की चर्चा और प्रशंसा करते थे। आजकल फेसबुक का, साइबर मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो वो पॉपुलर पॉलिटिकल कविता जो कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर लिखी जाती थी वो अब हमारे बीच में आ रही है। हिंदी की अभी ये आयरनी है या ये कह सकते हैं दुख की बात है कि हिंदी में इस तरह का पॉपुलर पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो ब्रॉड मास को, ऐसे मास को जो कि साहित्यिक नहीं है, उसे राजनीतिक में दाखिल कर सके, राजनीतिक विषयों की ओर आकर्षित कर सके। यूपी में काबा नेहा सिंह की जो कविता है वो कविता इस मायने में महत्वपूर्ण कविता है कि वह सतह पर यंग, एक बहुत ही नवोदित लेखिका है वो, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने इनिशिएटिव पर कविताएं लिखनी शुरू की और अपने इनिशिएटिव पर वो कविताएं पढ़ रही है और बिना डर के पढ़ रही है, ये चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। नेहा सिंह का जो हस्तक्षेप है और नेहा सिंह के हस्तक्षेप ने जो अपील पैदा की है, जो आकर्षण पैदा किया, उसकी जो पॉपुलैरिटी है उस कविता की, वो देखने लायक है। बीजेपी के छक्के छूटे हुए हैं और जो बीजेपी के जो चारण लेखक हैं, चारण गायक हैं, वो उसके जवाब में लिख भी रहे, वो कविता भी बना रहे, लेकिन नेहा सिंह अपना काम कर चुकी है। नेहा सिंह ने जो काम किया है वो काम इस अर्थ उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेहा सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। कारण क्या है कि ये जो लोक भाषा की जो कविता है, यानी अब आप सोचिए नेहा सिंह जैसी यंग लड़की वो भोजपुरी भाषा की कविता को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक केंद्र में ले आती है, वो भोजपुरी भाषा को राजनीति के केंद्र में ले आती है, और ये उसकी ताकत है। ये वैसा ही है जैसे कि हिंदी साहित्य के केंद्र में भोजपुरी में कविता लिखने के लिए जाने जाने वाले कबीर वो हिंदी के कवि माने जाते हैं। एक जमाने में हिंदी में ये परंपरा बिहार में रही है और बिहार में लेखक लिखते रहे हैं। नागार्जुन उसके सबसे जिसे कहें कि मतलब शानदार कवि रहे हैं जो पॉलिटिकल पोइट्री के। भोजपुरी के अंदर पॉलिटिकल पोइट्री, और वो भी प्रोटेस्ट की पॉलिटिकल पोइट्री, प्रतिवाद की राजनीतिक कविता लिखने की ये जो प्रवृत्ति जो नेहा सिंह की कविता में व्यक्त हुई है वो स्वागत योग्य चीज है। इलेक्शन में कोई
हारे या जीते इज इनमैटेरियल, लेकिन कविता में एक नया जेनर जिसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा वो दाखिल हो रहा है, इसे समझने की जरूरत है। ये नेहा सिंह का हस्तक्षेप इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वहां लोक भाषा में लिखने वाली, जो लोकगीत लिखने वाली अनेक पॉपुलर स्त्रियां हैं। आमतौर पर वे साहित्य सृजन में लगी रहती हैं, जैसे हमारे यहां हिंदी के लेखक साहित्य सृजन में लगे रहते हैं। साहित्य सृजन का मतलब यह है कि जब आपके सामने संकट की घड़ी हो, चुनौती भरा समय हो, तब आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयों पर लिखना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, बिहार की जो जन भाषाएं हैं, जन बोलियां हैं, भोजपुरी है, अवधी है, मैथिली है, इन भाषाओं में जब तक लोग खुल के लिखेंगे नहीं, आप राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और इस दृष्टि से मुझे नेहा सिंह, जो वहां स्थापित नामी ग्रामी जो गायिकाएं हैं, वो यूपी में भी हैं, वो बिहार में भी हैं, इस मामले में नेहा सिंह इन सबसे एकदम अलग है, क्योंकि वे शुद्ध साहित्य साधना में लगी रहती हैं। और शुद्ध साहित्य साधना का मतलब यह है सत्ता की सेवा करना। या फिर यह भी देखा गया कि लोकगीत का एक वह रूप भी है जो कि हमारे सामने है, जो कि लगातार फुहड़ता और कुसंस्कृति की ओर ठेल दिया गया है। उसमें भोजपुरी के भी लोक गायक और लोकगीत हैं। तो एक तरफ ये आपके सामने स्थिति हो कि भोजपुरी में लोक कविता में या तो चारण परंपरा हो या फिर अश्लील और फुहड़ता की परंपरा हो, नेहा सिंह जैसी यंग लड़की इन दोनों में से किसी परंपरा को नहीं चुनती। भविष्य में कहां जाएगी मैं नहीं जानता, लेकिन अभी जो उसने जो जेनर चुना है और जिस तरह की कविता लिखी है, उस तरह की प्रोटेस्ट पोइट्री अफ्रीका में बेशुमार लिखी गई है। लोग जान लें इस बात को। मैं नहीं जानता कि अफ्रीका की कविता नेहा सिंह ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग साहित्य के लोग हैं वो लोग देखें और समझें इस बात को। नेहा सिंह ने एक और बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। मर्द लेखकों की हिम्मत नहीं पड़ रही है मोदी और योगी के खिलाफ में पॉपुलर कविता लिख के और उसे प्रचारित करने की। हमारे यहां जो मर्द लेखक है ना, प्रोटेस्ट राइटर, वो साहित्य के लेखक है। उनकी कविताएं जो है साहित्यकारों के बीच में ही अच्छी लगती हैं। साहित्यकार ही उनको समझ सकते हैं, खाली जनता में वो जनप्रिय नहीं हुए कभी। नेहा सिंह पहली फेमिनिस्ट किस्म की लड़की है, फेमिनिस्ट किस्म की लड़की है जो सीधे फेमिनिस्ट एंगल से उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पहले वो बिहार के चुनाव में एक काम कर चुकी है, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हस्तक्षेप कर रही है। तो नेहा सिंह की कविता को आप सिर्फ एक सतही चलताऊ किस्म की राजनीतिक कविता न समझें, बल्कि वह एक गंभीर राजनीतिक हस्तक्षेप है और एक स्त्री का हस्तक्षेप है। मुझे इसलिए नेहा सिंह को पर बोलने का मेरा मन हुआ कि नेहा सिंह ने जो काम किया है उस पर बात की जाए। एक और चीज हुई है जो कि बहुत जरूरी है बताना, जो कि मुझे नेहा सिंह के एटीट्यूड और जो उसकी जो प्रस्तुतियां हैं और उस प्रस्तुतियों का जो प्रसारण है उसको देख के मुझे लगा नेहा सिंह मांग पूर्ति के आधार पर किसी दल की मांग पर कविता नहीं लिखती, और यह उसकी बहुत शानदार बात है। हमारे यहां तो लेखक जिधर देखी थार परात उधर गुजारी सारी रात इस भावबोध में डूबे रहते हैं, वो चाहे वो लोकगीत के लेखक हो और चाहे वो वैसे गीत के लेखक हो। नेहा सिंह जानती है कि वो कविता जो लिख रही है और जहां हस्तक्षेप कर रही है वहां चुनौतियां भरी हुई हैं।
इसके बावजूद वह स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति जो उसके मन में आ रही है उसे उसने कैरी आउट किया है, उसके आधार पर उसने रचना लिखी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक यंग राइटर मांग पूर्ति के आधार पर, उसे किसी पब्लिशर ने नहीं कहा, उसे किसी पार्टी ने नहीं कहा कि आप ऐसा गीत लिख कर दीजिए। हमारे यहां है ना ऐसे लेखक जो मांग पूर्ति के आधार पर लिखते हैं। पब्लिशर कहता है कि इस तरह के सब्जेक्ट की मांग है, इस पर किताब लिख दीजिए, कहानी लिख दीजिए, इतिहास की किताब लिख दीजिए, राजनीति की किताब लिख दीजिए। नेहा मांग पूर्ति के आधार पर कविता नहीं लिख रही है, बल्कि वह स्पॉन्टेनियस जो उसकी भावों की अभिव्यक्ति है उसको व्यंजित करते हुए वह कविता लिख रही है। और इस लिहाज से नेहा सिंह को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कल मैंने काफी देर तक, रात के करीब 1:30-2 बजे तक, मैंने नेहा सिंह के जो भी उपलब्ध वीडियोस थे मैंने यूट्यूब पर सुने। दूसरी बात यह है कि जो लोग हस्तक्षेप की कविता लिखते हैं ना, सो कॉल्ड, अब है ना हमारे यहाँ अशोक वाजपेयी हैं, वो बड़े हस्तक्षेप के कवि, लेकिन वो पॉलिटिकल कविता कभी नहीं लिखते। वो ऐसी कविता नहीं लिखते जिससे कि सरकार के लिए चिंता और बेचैनी पैदा हो। उनकी कविताओं कोई नहीं जानता हिंदुस्तान में। मांग पूर्ति के बिना पॉपुलर राजनीतिक कविता लिखना, और वह भी इलेक्शन के समय कविता लिखना, और योगी और मोदी की राजनीति के खिलाफ कविता लिखना, यह साधारण बात नहीं है। इसे हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। मैं उस यंग लेखिका को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उसने बहुत ही एक नए किस्म की प्रेरणा हम लोगों के लिए, लेखकों के लिए उसने पैदा की है और हमें दी है। जो लोग पॉपुलर कविता लिखते हैं ना, उन पॉपुलर कविता लिखने वाले लोगों में एक खास मानसिकता होती है कि वे, और खासतौर पर ये जो लोकगीत के लेखक हैं इनके अंदर विशेष तौर पर, वो ये कि ये लोग अंदर से, जैसा कि मैंने कहा कि दो तरह की चीजें हैं, एक तरफ चारण और एक तरफ फुहड़ता। बेसिकली इस जो राइटर है जो लोकगीत में फंसा हुआ है, बेसिकली जो लेखक है जो हमारे यहां साहित्य में फंसा हुआ है, वो उसमें अधिकतर ऐसा है जिसकी गुलाम मानसिकता है। और गुलाम मानसिकता का सबसे अच्छा नमूना क्या है? आप वर्तमान से भागते हैं। जिस लेखक की गुलाम मानसिकता है उसका दिमाग गुलामी मानसिकता से भरा होता और वह वर्तमान के विषयों पर नहीं लिखता। लेकिन नेहा जैसी लड़की जो कि वर्तमान पर लिख रही है, या वह लेखक जो यथार्थ पर लिख रहा है, वह यथार्थ के जो सबसे मौजूद प्रश्न है, चैलेंजिंग प्रश्न है, सरकार को चुनौती देना। हमारे दलित लेखकों में यह बीमारी है, वो वर्तमान से भागते हैं। हमारे बहुत सारे स्त्रीवादियों में यह बीमारी है, वो वर्तमान से भागती हैं। वो सत्ता के यथार्थ को चुनौती नहीं देती। नेहा सिंह इस मामले में बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण रखती है कि वह वर्तमान से नहीं भागती, और जो वर्तमान का यथार्थ है उससे नहीं भागती, उसे वो अपना विषय बनाती है और वो लोकतंत्र को अपना विषय बनाती है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो गुलाम मानसिकता के लोगों, उन्होंने साहित्य बहुत लिखा है। हमारे यहां तो पूरा का पूरा चारण साहित्य की पूरी परंपरा, पिछले 2000 साल की परंपरा, और उसके बाद में आधुनिक काल की 200 साल की परंपरा में भी एक अच्छा खासा वर्ग चारण दृष्टि से साहित्य लिखने वालों का रहा है। उनमें कई राष्ट्र कवि भी थे। तो दूसरा जो शानदार पहलू है वो ये कि ये जो लेखक की जो गुलाम मनोदशा और मानसिकता है, इससे नेहा अपने को अलग करती है। आप देखेंगे कि लोकगीतों की परंपराओं में
ये जो मनोरंजन है और फुआ मनोरंजन है वो खूब मिलेगा, लेकिन यथार्थ के सवालों पर वे हमेशा कन्नी काटते हुए मिलेंगे, यथार्थ के सवालों पर भी नहीं आते। यही वजह है कि जो लोकगीत गायिकाएं हैं उनके अंदर गुलाम मानसिकता सबसे ज्यादा मिलती है। हमारे यहां आदत नहीं है एवेल्युएट करने की, उनसे बोलने की, उनके बारे में मूल्यांकन करने की। मैं यहां किसी गायिका का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन लोक गीत की गायिकाएं गुलाम मानसिकता की शिकार रही हैं और आज भी हैं। संयोग की बात है कि नेहा ने गुलाम मानसिकता की परंपरा में अपने को विकसित नहीं किया। एक और चीज है जो कि इस पूरे प्रसंग में उठती है, वो ये कि नेहा जो गीत लिख रही है, जो साइबर मीडियम के जरिए जनप्रिय हो रहे हैं, यूट्यूब के जरिए जनप्रिय हो रहे हैं, ये बेसिकली ये वो जो लिख रही है वो आपको यूट्यूब पर दिख जरूर है, लेकिन वो बेसिकली लिख रही है वाचिक परंपरा के संदर्भ में। वो वाचिक परंपरा को एक्सटेंड कर रही है यूट्यूब की परंपरा में, वो वाचिक परंपरा को एक्सटेंड कर रही है एक तरह से साइबर कम्युनिकेशन की परंपरा में। तो वाचिक परंपरा में जो लोग बंधे रहे हैं, वाचिक परंपरा में जो लोग लिखते रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है जो कि इस लड़की में नहीं है, इस लेखिका में नहीं है। वाचिक परंपरा का लेखक सच से भागता रहा है, सच उसके यहां बोलना सबसे बड़ी समस्या रही है। लेकिन बाई चांस की बात है कि नेहा सिंह जो है वो सच की आंख में उंगली डाल के बताती है कि सच ये है। दूसरी चीज ये भी है कि जो वाचिक परंपरा के लेखक रहे हैं, अभी भी हैं, वे पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। वर्तमान से तो वो भागते ही है, वे पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं और उनमें सच बोलने की आदत नहीं होती, सच को देखने की आदत नहीं होती। एक अन्य चीज जो कि मुझे अपील करती है और जिसका कि मैं हमेशा मतलब जैसे कहें कि प्रशंसा करता हूं, वो ये कि वो कविता के जरिए अपनी प्रेजेंस कि मैं हूं, ये जो उसकी प्रेजेंस है नेहा सिंह की, ये प्रेजेंस बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिवादी कवि की प्रेजेंस का कविता में होना, मौजूद होना, फिजिकली कविता को वह प्रेजेंट करती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वो कविताएं लिखती है जैसा कि उसने कहा है, और वो लिखी हुई कविताएं ही अपनी पढ़ती है। आमतौर पर यह रहा है कि जो लोकगीत की परंपरा में जो लेखिकाएं रही हैं वे अदृश्य रही हैं मध्यकाल में। और आधुनिक काल में जो लेखिकाएं आई हैं जिन्होंने लोकगीत वो गीत लिखे हैं, वे लिखे हैं गुलाम मानसिकता से। वे वर्तमान को केंद्रित करके, वर्तमान की जो ज्वलन समस्या है उनको केंद्रित करके उन्होंने लोकगीत नहीं लिखे या कम लिखे हैं। तो इस मायने में इसकी जो कविता है उसमें इसकी जो उपस्थिति है, फिजिकल उपस्थिति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज जो इसकी महत्वपूर्ण है वो ये कि ये सिर्फ अकेले फिजिकली रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि ये पूरी की पूरी भोजपुरी की कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये जब कविता पढ़ती है तो भोजपुरी बोलती है, और ये जो चीज है ये नया डायमेंशन पैदा करती है पूरे के पूरे डिस्कोर्स का। तो उसके यहां दो तरह की अस्मिताएं एक साथ काम करती हैं। कवि तो है ही, वो कवित्री तो वो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त वो स्त्री है और भोजपुरी की कवित्री है। उसकी स्त्री आइडेंटिटी और उसकी भोजपुरी आइडेंटिटी, ये दो अस्मिताएं एक साथ सक्रिय होती हैं। और ये जो भोजपुरी और
में उसकी कविता का आना और एक स्त्री के बहाने उसकी कविता का आना, या स्त्री के जरिए उसकी कविता का आना, वो परंपरा से हट के बात करती है। अधिकांश जो भोजपुरी की कविता सुनाने वाली औरतें हैं, गाने वाली औरतें हैं, वे परंपरा में चली जाती हैं। वे भोजपुरी की परंपरा के लोकगीतों को खूब गाती हैं। नेहा सिंह भोजपुरी की परंपरागत कविता से अलग हटके वर्तमान की कविता लिखती है। उसकी कविता की खूबी है कि उसके यहां वो ग्राम्य जीवन और उसका जो मोह है वो नहीं है। उसकी कविता में एक युवा की जो बेचैनी है, एक युवा का जो एंगर है, गुस्सा है, अभी जो घट रहा है उसको युवा किस तरह से क्रोध से देखता है, वो उसकी कविता में, और जो उसका चुटीला व्यंग है। शीर्षक ही देखिए ना उसका, यूपी में कावा। एक दहशत भरे माहौल में, एक ऐसे माहौल में जहां के हर आदमी डरता हो कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए, और उसके साथ जो हो रहा है वो असभ्यताएं हो रही हैं। ट्रोल जो है, बीजेपी के ट्रोल, उसके खिलाफ में लोग रोज तरह तरह की असभ्य गालियां लिख रहे हैं। हिंदी का लेखक और हिंदी के लेखक संगठन चुप बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं किसी बड़ी दुर्घटना का, तभी वो बोलेंगे। आश्चर्य की बात है, एक यंग लेखिका अपनी कविताओं की वजह से फेसबुक पर, यूट्यूब पर, साइबर में ट्रोल की जाए और आप चुप रहें, आपके लेखक संगठन बयान न दें, आपके महान लेखकों के मुंह से शब्द न फूटे। क्या आप तभी बयान देंगे जबकि किसी लेखिका की गौरी लंकेश की तरह हत्या कर दी जाए? आश्चर्य की बात है। जब से उस लड़की ने कविताएं उसकी आई हैं, तब से लगातार बीजेपी के ट्रोल या गुंडों के समूह साइबर पर उसके खिलाफ में लगातार लिख रहे हैं। मैं मीडिया के ट्रोल को मीडिया के गुंडे कहता हूं। सो मीडिया के गुंडे मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन हिंदी का लेखक एक्टिव नहीं है। हिंदी का लेखक इतना शरीफ और सत्ता का टुकड़खोर है, हो गया है कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। बेशर्मी की भी हद होती है। एक यंग लड़की के लिए तरह तरह की गालियां दी जाए, अपमान किया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कविता लिखी है और प्रतिवाद में कविता लिखी है, और वो यूपी के चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहती है। यानी नेहा सिंह ठाकुर दहशत का प्रत्युत्तर तैयार करती है। आप डरे हुए हैं, वो डरती नहीं है। वो इस दहशत भरे कॉम्युनल सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत समाज में वो लोकतंत्र की खोज कर रही है। हमारे सबके अंदर, जैसा कि मैंने कहा कि हम सभी लेखकों के अंदर गुलामी की मानसिकता कहीं ना कहीं काम करती है और उससे प्रेरित होते रहते हैं हम लोग। हम प्रतिवाद नहीं करते, लेकिन वह प्रतिवाद में अपने भोजपुरी भावबोध को खुल के व्यक्त कर रही है। वो फेसबुक पर भी आ रही है, वो और भी दूसरे मीडियम पर आ रही है, और वो लगातार कन्फ्रंट कर रही है। हमें ऐसी लेखिका को बाकायदा इंकरेज करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, और जो उस पर हस्तक्षेप कर रहे हो, जो उसके ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए, उनके खिलाफ लिखना चाहिए। मेरी नजर में पहली बार बंबई के एक पत्रकार है, बहुत ही अच्छे पत्रकार है, धनंजय कुमार, उनका आर्टिकल जब गुजरा तो मुझे भी लगा कि ये बहुत ही सही लिखा है इन्होंने। मैं सोच रहा था, लेकिन मैं खुद भी थोड़ा सा जो है इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मैं भोजपुरी की परंपरा को ज्यादा नहीं जानता। लेकिन धनंजय कुमार के आर्टिकल ने मुझे उत्साहित किया कि नहीं, बोलना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए। दूसरी चीज और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि नेहा सिंह की कविता जो कि भोजपुरी में आ रही है, वह तथ्यपूर्ण यथार्थ केंद्रित कविता है। वह गप नहीं है, वह खाम ख्याली में लिखी गई कविता नहीं है, वह दिल बहलाने के लिए लिखी गई कविता नहीं है।
वह कॉरिडोर में बैठे हुए जो लेखक हैं, जो कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए लेखक हैं, उनके लिए संबोधित कविता नहीं है। और यही वजह है कि उसकी कविता में जो डेमोक्रेसी की जो भयानक तकलीफें हैं, वो तकलीफें व्यक्त हुई हैं उसकी कविताओं में। एक तरफ लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ पुंछवादी हमले हो रहे हैं। नेहा सिंह ने जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के चरित्र पर कविता लिखी तो तिल मिला गए और सारा मर्दवाद निकल के आ गया छात्र आंदोलन का। हम जानते हैं छात्र नेताओं में भी मर्दवाद होता है, और मर्दवाद जो है वो वैसे ही जहर है जैसे सांप्रदायिकता जहर है। लेकिन वो डरती नहीं है। पहली बार एक ऐसी यंग लड़की दिखाई दी जिसे मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पुंछवादी आक्रमण से डरती नहीं है, वो सांप्रदायिक आक्रमण से डरती नहीं है। और ये जो उसकी चीज है, ये एक नए किस्म का ह्यूमनिज्म है, ये नए किस्म का मानवतावाद। ये ट्रेडिशनल मानवतावादी नहीं है, ये कबीर तुलसी सूरदास की परंपरा का मानवतावाद नहीं है, ये नए किस्म का मानवतावाद है। ये ट्रेडिशनल किस्म के जो मानवतावादी हैं वे सिर्फ ड्राइंग रूम में कविता कर सकते हैं, वे जनता के बीच में जाके, ट्रोल के बीच में जाके लोकतंत्र पर और यथार्थ पर केंद्रित होकर कविता नहीं लिख सकते। हाँ, ड्राइंग रूम में लिख सकते हैं, ड्राइंग रूम के वीर है वो। तो नेहा सिंह ठाकुर एक नए किस्म का ह्यूमनिज्म हमारे अंदर क्रिएट करती है, उसकी तरफ आकर्षित करती है, और एक नए किस्म के कविता और राजनीति के डिस्कोर्स को, विमर्श को पैदा करती है। एक अन्य चीज है जो कि मुझे लगता है, जो कि लोकगीतों में होता है कि नॉस्टैल्जिक भाव रहा है, एक अतीत के प्रति मोह रहा है, और वो अतीत का मोह वो लोकगीतों में बार बार व्यक्त हुआ है। नेहा सिंह अपनी कविता में नॉस्टैल्जिक नहीं है, और यही वजह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं को नेहा सिंह हजब नहीं हुई। ये गलतफहमियां दिमाग से निकाल दें कि छात्र नेता अगर लोकतांत्रिक राजनीति करते हैं तो पुंछवादी नहीं होते। पुंछवाद उनमें कूट कूट के भरा होता है, और नेहा सिंह इस पुंछवाद को चुनौती देती है। नेहा सिंह का समर्थन किया जाना चाहिए। हमारे यहां की शिक्षा व्यवस्था, हमारे यहां के विश्वविद्यालय, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे वो बीएचयू हो, सड़ चुके हैं और वो पुंछवाद के किले बन चुके हैं। तो नेहा सिंह जो अपनी कविता के जरिए जो चीज क्रिएट कर रही है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। वो एक नए किस्म का जेनर है। एक अन्य चीज है जो नेहा सिंह कर रही है, नेहा सिंह आदर्श स्त्री, आदर्श लड़की की इमेज के बाहर काम कर रही है। आदर्श स्त्री और आदर्श लड़की वह है जो राजनीतिक आर्थिक सवालों पर चुप रहती है, बोलती नहीं है। नेहा सिंह इस मामले में भारत की आदर्श स्त्री, आदर्श लड़की नहीं है। वो राजनीतिक सवालों पर बोलती है, वो आर्थिक सवालों पर बोलती है, वो वर्तमान के उत्पीड़न के सवालों पर बोलती है। हमारे यहां के जो राष्ट्रवादी है वो तो ये चाहते हैं कि औरत चुप रहे, चुपचाप सहन करे, और जो उसकी चुप्पी है वो हमेशा रहस्य बनी रहे, कोई उसे जान ना पाए वो क्या चाहती है, क्या बोलती है, क्या उसका दृष्टिकोण है, कोई जान ना पाए। नेहा सिंह इस मामले में एकदम मुखर है, वो चुप नहीं रहती। अब एक दूसरा पहलू है जो कि जरूरी पहलू है, जिसे मेंशन करना बहुत जरूरी है। वो ये, जैसा कि मैंने कहा कि नेहा सिंह जो कविता लिख रही है वो एक नए किस्म का जेनर है। वो ट्रेडिशनल किस्म की भोजपुरी लोकगीत परंपरा की कविता नहीं है। एक तरफ
वो वाचिक परंपरा से अपने को जोड़ती है भोजपुरी की, और वाचिक परंपरा में ही लिख रही है। उसका कोई काव्य संकलन, वो कविता की कोई मूल्यांकन के जरिए वो कवित्री बनी हो, वो जनप्रिय बनी हो, ऐसा नहीं है। तो वो कविता लिखते हुए क्या करना चाहती है? वो पाठ्यक्रम के लिए कविता नहीं लिख रही है, वो साहित्यकारों के लिए कविता नहीं लिख रही है, बल्कि वो कविता लिख रही है लोकतंत्र में शिरकत के लिए, लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने के लिए। इस अर्थ में उसके जो गीत हैं वे गीत बृहत्तर सांस्कृतिक सामाजिक भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वाचिक परंपरा में एप्रिसिएशन का भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एप्रिसिएशन उसे मिल रहा है। लोग एप्रिसिएशन में उसे पसंद कर रहे हैं और उसको लाइक कर रहे हैं, उसको लगातार कमेंट्स भी मिल रहे हैं, और जहां वो हिट कर रही है वहां से रिएक्शन भी मिल रहे हैं। तो वो कविता लिखते हुए इतिहास में नहीं जाती, वो परिवार में नहीं जाती, वो परिवार के मुखिया पर कविता नहीं लिखती, जैसे लोकगीत लेखिकाओं की आदत रही है। वो परिवार पर लिखती रही हैं, परिवार के लिए लोकगीत लिखती रही हैं, समुदाय पर लोकगीत लिखती रही हैं, इतिहास में जाके लोकगीत लिखती रही हैं, वो अपने परिवार के मुखिया पर लोकगीत लिखती रही है। वह इन सब प्रपंचों में दाखिल ही नहीं होती। इस अर्थ में वह एक नए किस्म की कविता लिखती है। ये भी कह सकते हैं, जैसा कि अफ्रीकी राइटिंग को पढ़ने के बाद में मुझे लगा, जैसा कि ये ट्रेंड है, वो अपनी कविता की स्वयं एम्बेसडर है, प्रचारक है। वो एक तरह से अपने प्रवक्ता की तरह पेश आती है। वहां वह एक व्यक्ति की तरह दिखाई देती है, और ये उसकी एक नई भूमिका है, जो कि पुराने कवि की भूमिका से, जो अभी बहुत सारे लेखक हैं जो लेखक की भूमिका में घूमते रहते हैं कुर्ता पहने, उससे वो एकदम अलग है। फ्रांस में जो अफ्रीकी परंपरा है, और जो जिससे मैं इसे रिलेट करना चाहता हूं, वो परंपरा यह है कि ग्रियोल की परंपरा है। और ग्रियोल की काव्य परंपरा में जो लोग कविताएं लिखते रहे, जैसा कि अफ्रीका में प्रोटेस्ट पोएट्री बड़े पैमाने पर लिखी गई है, उनके यहां लोकतंत्र और लोकतंत्र से जुड़े हुए, स्वतंत्रता और उससे जुड़े हुए, व्यक्ति की आजादी और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। नेहा सिंह अपनी कविता में यही काम करती है। यूपी में कावा, पहले बिहार में कावा, ये जो सामान्य सी भाषा, सरल भाषा में जो चीज वो दिखाई देती है, वो ये कि वह जो ग्रियोल में जो पोइट्री रच रही है, वो नए किस्म, उसका एक नया हिंदी नामकरण, अब अनुवाद संभव नहीं है। ग्रियोल में जो लोग कविता लिखते हैं, या जिस तरह की नेहा सिंह कविता लिख रही है, ऐसे कवि की कविता का कोई संरक्षक नहीं होता। ग्रियोल में कविता लिखने वाले लोग हल्का फुल्का मनोरंजन करते हैं और हल्की फुल्की कविता लिखते हैं। और स्त्री जब इस जैनर में कविता लिखती है, जिसमें कि नेहा सिंह लिख रही है, जिसे ग्रियोल कहते हैं, तो वो कविता में एक ही साथ कई चीजें अभिव्यक्त करती है। वो सिर्फ एक ही चीज व्यक्त नहीं करती। उनमें से कई चीजों का जिक्र मैंने आपसे अभी किया। नेहा सिंह की कविता या ग्रियोल की कविता की खूबी है कि वह बहुलतावादी होती है, बहुभाषी होती है। उसमें एक साथ कई विषय ऑपरेट करते हैं, वहां सिर्फ एक ही विषय नहीं होता।
यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस ग्रियोल के कॉन्सेप्ट में, इस नई किस्म के जेनर में, जिसको कि नेहा ने अडॉप्ट किया, जो कि अफ्रीकी साहित्य में इफरात में उपलब्ध है, उसमें महत्वपूर्ण होता है सत्य, सत्य और सिर्फ सत्य। और नेहा सिंह ठाकुर अपनी भोजपुरी कविताओं के जरिए बार बार सत्य को बोलती है, बार बार सत्य। और वो सत्य किसी के निर्देश पर नहीं बोल रही है, लेकिन वह सत्य किसी व्यक्ति विशेष, विचारधारा विशेष या किसी एक निर्दिष्ट दिशा को केंद्र में जरूर लाता है कि जिसके खिलाफ वो आपको एकजुट करना चाहती है। जैसे कि अभी स्थिति है, साहित्य से सत्य गायब हो चुका है, बाकी साहित्य रह गया है, साहित्यकार रह गए हैं, इफरात में साहित्यकार रह गए, जनवादी, प्रगतिशील, तमाम किस्म के साहित्यकार रह गए, बड़े बड़े साहित्यकार रह गए, लेकिन सत्य गायब हो चुका है। नेहा सिंह साहित्य की इस बुनियादी समस्या की अपने तरीके से रक्षा करती है और कविता में, साहित्य में सत्य को सम्मिलित करती है, और यह उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। छोटी सी उम्र है उसकी, यह उसकी बहुत बड़ी भूमिका है कि वह स्त्रियों के दृष्टिकोण से, स्त्री के नाते लोकतंत्र में हस्तक्षेप करती है। यह उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। फेमिनिस्ट कविता कैसी होती है और फेमिनिस्ट कविता कैसे सच के साथ खड़ी होती है और सच बोलती है, यह अगर देखना हो तो नेहा सिंह की कविता देखी जानी चाहिए। मेरी सारी शुभकामनाएं नेहा सिंह के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।